तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों का सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर। ये हमारा इनिशियल चैप्टर, पहला चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज। तो ये है बच्चों आपका क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल का यूनिट नंबर 1 का। मतलब आप ये देखिए कि आपका शुरुआत में क्या होगा, आपके कुछ थ्योरी चैप्टर्स आपको मिलेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल मिलेंगे। पहले हम क्या काम करना है, पहले हमने सारे प्रैक्टिकल चैप्टर को देख लेना है। जब हमको प्रैक्टिकल चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी फिर हम थ्योरी चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पहले अपन क्या काम करने वाले हैं, पहले हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल चैप्टर। तो प्रैक्टिकल चैप्टर के अंदर पहला चैप्टर है अपना बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज। तो मैं इस चैप्टर की पूरी सारा आपको इसमें चैप्टर में क्या लिखा है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लेंगे, स्टडी मटेरियल में क्या क्या चीजें हैं वो सारी बात देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार शुरुआत से, ठीक है बेटा। अभी देखो, अभी आप लोगों को ये समझते हुए चलना है। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो इस चैप्टर के अंदर आप हेडिंग डालें सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है। आप हेडिंग डालें बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। तो हमें सबसे पहले क्या चीज पढ़ते हुए चलना है, इसके अंदर जर्नल एंट्रीज पढ़ते हुए चलना है। तो देखो, कोई भी लेन देन होता है, कुछ भी हम अपने अकाउंट्स के अंदर किसी से पैसा लेना है, किसी से देना है, गुड्स परचेज किए, सेल किया, कुछ भी आप परचेज करते हो, सेल करते हो, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारा कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर है, हमें उसको फॉलो करते हुए चलना है। तो देखो, आपको इस चैप्टर के अंदर जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो 2 तरीके से बताया गया है। हम 2 तरीके से अकाउंटिंग अपना जर्नल एंट्रीज रखते हैं, अकाउंटिंग हम अपने 2 तरीके से रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। जर्नल एंट्रीज करने के, जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए हमारे को 2 अप्रोच समझा रखी है इसमें, ठीक है। एक बता रखी है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल, एक बता रखी है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक बता रखी है बच्चों मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। एक बता रखी है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या चीज है वो भी देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। अब देखो आगे क्या चीज है इसमें। देखो बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंत को समझने के लिए इसमें आपको 3 तरीके के अकाउंट समझने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। हालांकि फिर पर्सनल अकाउंट के भी कई सारे पार्ट आ जाते हैं, लेकिन पहले हम बेसिक बात सीखेंगे, फिर मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन पढ़वा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं, जो हमने पढ़ी क्या सारी वही बातें। तो एक एक पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन किसके ऊपर रहेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर। यानी हमें अगर जर्नल एंट्री सीखनी है तो हमें सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच सीखनी पड़ेगी। जब ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आ जाएगी फिर मैं आपको मॉडर्न अप्रोच सिखा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच में समझने के लिए आप इस तरीके समझे कि हमको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझना है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो लिखते जाना है मेरे साथ साथ। पर्सनल अकाउंट होता है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू जर्नल एंट्री करनी है तो आपको ये कहा गया है कि आपको अकाउंट्स को 3 तरीके से समझना जरूरी है। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में दुनिया भर के नेम आते हैं, ऑल नेम्स, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम आपके मन में आता है सब आते हैं। दूसरा आता है बच्चों बैंक का नेम, पर्सनल अकाउंट होते हैं सारे।
जैसे SBI, PNB, जितने भी है बैंक आपके, वो सारे आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तीसरा, किसी भी कंपनी का नेम भी पर्सनल अकाउंट होता है बच्चों, कंपनी नेम पर्सनल अकाउंट है। और फोर्थ है, कैपिटल अकाउंट भी बेटे पर्सनल अकाउंट ही होता है। अब ये कैपिटल क्या चीज होती है अपन और डिस्कस कर लेंगे। फिर आती है बच्चों बात रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में बेसिकली दो चीजों को लिया गया है। एक लिया गया है इसमें गुड्स को, और एक लिया गया है इसके अंदर एसेट्स को। ठीक है, तो गुड्स के 4 पार्ट हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब देखो, अब क्या होता है गुड्स, अभी एक डिस्कशन कर लेंगे अपन, और क्या होता है एसेट्स वो भी डिस्कशन कर लेंगे। अभी आप लिखते चले जाएं। और एसेट्स के अंदर क्या चीजें आती हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मशीन लिख दें आप, मशीन हो गया। ठीक है, और आपके पास पड़ी हुई आपकी कैश हो गई, वो भी आपकी एसेट्स है। और नॉमिनल अकाउंट सारे एक्सपेंसेस और इनकम से लिंकअप चीजें होती हैं, जैसे कि सैलरीज हो गई, आपने सैलरीज पेमेंट किया, वेजेस पेमेंट किया, आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, या आपको कोई कमीशन मिला। यानी हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो पर्सनल नहीं है, जो रियल नहीं है, वो सब नॉमिनल है। ठीक है, आप और वो क्या होने चाहिए, एक्सपेंसेस और इनकम होनी चाहिए। अब बच्चों इसके आगे नियम समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं गुड्स क्या चीज होती है और एसेट्स क्या चीज होती है। तो देखो समझो, गुड्स वो चीज होती है जिसका हम बिजनेस करते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो अगर कपड़े का व्यापारी है तो कपड़ा उसके लिए गुड्स हो गया। वो अगर फर्नीचर का व्यापारी है, यानी आपको फर्नीचर बेचता है, मतलब फर्नीचर बेचता है, सोफा बेचता है या बेड बेचता है। ठीक है, इस तरीके का फर्नीचर का कोई भी चीज बेचता है, तो फर्नीचर उसके लिए एसेट्स नहीं होगी, फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो जाएगा। यानी हमारे बिजनेस के अंदर, हम अपने बिजनेस के अंदर जिस चीज में डीलिंग करते हैं, जिसको खरीदते हैं फिर से बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे लिए गुड्स हो जाता है। यानी कोई भी ऐसे आइटम जो परचेज करते हैं हम रीसेल पर्पस के लिए, ठीक है, वो हमारे लिए गुड्स है। जैसे मैंने बताया, अगर आप कपड़े के व्यापारी हैं तो कपड़ा क्यों खरीदेंगे, बेचने के लिए। मान के चलिए, अगर आप बिल्डिंग को लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई बिल्डर है, वो मकान बनाता है और उसको बेच देता है, मकान बनवाता है और बेच देता है। तो मकान बनवाएगा और बेच देगा तो फिर वो उसके लिए गुड्स बन जाएगा। लेकिन मान के चलिए कोई कपड़े का व्यापारी है और अगर बिल्डिंग बनवाता है और फिर उसको अपने काम में यूज में लेता है, तो फिर वो उसकी गुड्स नहीं बनेगी, वो उसकी एसेट बन जाएगी। मान लीजिए कोई कपड़े का व्यापारी है और अगर वो सोफा खरीद कर आता है अपने ऑफिस के लिए, तो वो फिर उसकी एसेट्स बन जाएगी, उसका फर्नीचर उसकी एसेट हो जाएगी। कपड़े का व्यापारी कोई मशीन खरीद कर आता है, कोई मशीन खरीद कर आता है और कपड़े की कटिंग करने के लिए, तो वो उसकी एसेट बन जाएगी। वो उसके बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो उसके बिजनेस को में खुद के यूज के लिए है। कोई फर्नीचर का व्यापारी है, फर्नीचर का व्यापारी है, लकड़ी को काटने के लिए मशीन लेकर आता है, बेचने के लिए नहीं लेकर आता, तो फिर वो उसकी एसेट बन जाएगी। तो यानी एसेट्स आपके बिजनेस के एग्जीक्यूशन के लिए काम में आती है, इट्स नॉट फॉर रीसेल पर्पस, नॉट फॉर रीसेल। तो यही बेसिकली डिफरेंस है इसके अंदर। गुड्स जिसमें आप डील करते हैं, जिसमें आप जो आप खरीदते हैं फिर से बेचने के लिए, वो आपका गुड्स है। लेकिन एसेट्स क्या चीज होती है, एसेट्स नॉट फॉर रीसेल, आपके बिजनेस को एग्जीक्यूशन करने के काम में आती है। तो ये था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की कुछ पहचान। और अब हम बात करेंगे इसके रूल्स के बारे में, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल देखते देखते धीरे धीरे हमको क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम इसका रूल्स की पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। तो सबसे पहले मेरे साथ आप लिखें पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल्स। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी आप कोई भी जर्नल एंट्री करेंगे तो उसके लिए आपको ये रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो डेबिट द रिसीवर और सेकंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देखो पर्सनल अकाउंट में कोई ना कोई नेम होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो पर्टिकुलर कोई पर्सन होगा, या तो फिर वो रिसीवर होगा या फिर वो गिवर होगा।
लेकिन रियल अकाउंट के अंदर पर्सन नहीं होता है, या तो गुड्स होंगे या एसेट्स होंगी। अगर वो गुड्स है या एसेट्स है तो ऑब्वियस सी बात है वो रिसीवर गिवर नहीं हो सकते, वो या तो आएंगे या जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लैंग्वेज लिखते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, और सेकंड लिखते हैं हम व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है जी। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट का बच्चों जो रूल होता है वो इनसे दोनों से ऑपोजिट होता है। जैसे आप पर्सनल अकाउंट में देखते हो कि जो रिसीवर है वो डेबिट है और जो गिवर है वो क्रेडिट है, और यहाँ पर भी जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट का जो नियम है वो क्या कहलाता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और सेकंड कहलाता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। यानी दो ही पहलू हैं, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट करना है। तो देखो पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो एक बार हम इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं कि पाने वाला व्यक्ति डेबिट है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पाने वाला है उसको हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं, और देने वाला व्यक्ति को क्रेडिट करने वाले हैं। जो भी कोई पर्सन ऐसा है जो देने वाला है तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको एग्जाम्पल से और समझाऊंगा अच्छी तरीके से। व्हाट कम्स इन डेबिट है, आने वाली वस्तु डेबिट है, आने वाली वस्तु डेबिट है, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट है। क्योंकि यहाँ पे कोई रिसीवर या गिवर नहीं हो सकता, कोई पर्सन नहीं है, यहाँ पे कोई थिंग होगी, कोई वस्तु होगी, या तो वो आएगी या जाएगी। तो आने वाली है तो डेबिट और जाने वाली है तो क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट को आप समझे हिंदी के अंदर तो क्या लिखा है, सभी खर्चे डेबिट हैं, सभी खर्चे डेबिट है, और सभी फायदे क्रेडिट है, सभी फायदे क्रेडिट है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को कराऊंगा इस बेस्ड, और वो एग्जांपल्स करने के बाद आपको सारी बातें मेरी समझ में आ जाएंगी। तो कुछ नियम है, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं। तो जैसे मान के चलो जर्नल एंट्रीज के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लेता हूं और उसको उस एग्जांपल्स के अंदर बच्चों अगर मैं ये नियम को अगर एप्लीकेबल करता हूं तो अब आप देखिएगा कि किस तरीके से नियम एप्लीकेबल होता है हमारा। तो देखो बच्चों, अपन इसके अंदर ये नियमों को किस तरीके से एप्लीकेबल करना है, ये रूल्स को, तो वो मैं एग्जाम्पल से करवाऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल, मेरे सारे एग्जाम्पल आप देखते चले जाएं, धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। जैसे मैंने बोला, मान के चलिए परचेज गुड्स किया हमने, परचेज गुड्स इन कैश ₹100। तो हालांकि मैं एक डायग्राम बना के बात को समझा रहा हूं, एक दो ट्रांजेक्शन्स के अंदर डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके बाद मन में ही आपके डायग्राम बनना चालू हो जाएंगे, फिर आपको डायग्राम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर हम डायरेक्टली एंट्री किया करेंगे। तो देखिए डायग्राम से बात समझाऊं, मैंने कहा मान के चलिए कि ये आप है, ये है आपका बिजनेस, और आप गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं इस पर्सन से, ये आप है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, आपको हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी होती है। आपने गुड्स परचेज किया कैश के अंदर, ठीक है, तो परचेज वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं इसलिए, और आप क्या देकर आ रहे हैं, कैश देकर आ रहे हैं। तो जो ट्रांजैक्शन के अंदर हो रहा है वो हमें विजुअलाइज करना है, और ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, क्या हमारे पास आ रहा है और क्या हमारे हाथ से जा रहा है। तो हमने क्या चीज देखी, कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, यानी आ क्या रहा है परचेज, और जा क्या रहा है कैश। ठीक है जी, पहले तो हमें ये चीज पहचाननी होती है कोई भी ट्रांजैक्शन देखकर कि इसमें हो क्या रहा है, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमने देखा एक परचेज हो रहा है और एक कैश हो रहा है। फिर हमें ये पहचानना होता है कि परचेज पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि पर्सनल है, आप ये देखें कि क्या परचेज या कैश। पहले आप परचेज के बारे में देखें, क्या परचेज किसी का नाम हो सकता है, आंसर है नहीं। क्या बैंक का नाम हो सकता है, नहीं। क्या किसी कंपनी का नाम हो सकता है, नहीं। तो जब परचेज किसी का नाम नहीं हो सकता तो वो पर्सनल नहीं है। लेकिन जब आप रियल अकाउंट चेक करते हैं, देखिए जब आप रियल अकाउंट चेक करते हैं तो क्या देखते हैं कि परचेज रियल की लिस्ट में है, तो हम क्या मानेंगे कि परचेज रियल है।
और कैश भी आपने क्या चीज देखी कि देखो कैश भी हमारा रियल की लिस्ट में था, देखो ये रहा। यानी हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए और वो कौन कौन से अकाउंट कौन कौन से हैं, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो हमने पहचान लिया कि दोनों रियल है। मन में एक सवाल ये उठता है कि सर हमेशा जो ऊपर रियल आएगा तो क्या नीचे भी रियल आएगा? आंसर है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक रियल है तो दूसरा पर्सनल हो सकता है, एक पर्सनल है तो दूसरा नॉमिनल हो सकता है, यानी कोई दोनों अकाउंट कोई से भी हो सकते हैं। हाल फिलहाल इस ट्रांजेक्शन के अंदर दोनों रियल थे, तो रियल अकाउंट में हम रियल का रूल लगाएंगे। और रियल का रूल हमने क्या चीज सीखी कि आने वाली वस्तु डेबिट है और जाने वाली क्रेडिट है। तो अब आप देखिए, परचेज आपके पास आ रहा है, ये डेबिट हो गया, और कैश आपके हाथ से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमेशा हम एंट्री करते वक्त डेबिट वाले को पहले ही लिखते हैं, और थोड़ी सी स्पेस छोड़कर क्रेडिट से पहले अपन कैश लिखते हैं, टू कैश अकाउंट आ जाएगा, और ये आ जाएंगे 100 और ये भी आ जाएंगे 100। फिर क्या होता है बच्चों, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी एक समरी नरेशन के रूप में ट्रांजैक्शन के नीचे यानी जर्नल एंट्री के नीचे लिखनी पड़ती है, बीइंग या फॉर लगा के। तो आप लगाएं यहाँ पर बीइंग परचेज गुड्स इन कैश, बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। हालांकि जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं तो वो ये सारी एंट्री सीख चुके हैं, उन लोगों को पता है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं है। जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे सीए करते हैं उन सब के लिए ये सब चीज़ें नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों को समझ लें कि एंट्रीज के नीचे, जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन के रूप के अंदर हमको ब्रैकेट में लिखना होता है। नंबर 2, कुछ ट्रांजेक्शन जो मैं करवाने वाला हूँ उसमें हर ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ नई बात होगी। तो अब देखिए बच्चों, अगर ट्रांजेक्शन इस तरीके से लिखा हो कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, नाम आगे दे रखा होता है और कैश आगे नहीं दे रखा होता, तो हम मानते हैं ट्रांजैक्शन उधार का है। तो इस बात को आप जरा नोट के रूप में लिख लो। इफ नेम इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन, नेम इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन, if name is given in the transaction not cash, then transaction assumed to be, credit transaction। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये टेक्निकल टर्म है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार का ट्रांजेक्शन, उधार का ट्रांजेक्शन। तो उधार के ट्रांजैक्शन के अंदर किसी क्या खास बात हो जाती है, तो जब अगर ट्रांजैक्शन उधार का है तो हम कैश कंसीडर नहीं करते, हम नेम कंसीडर करते हैं। यानी आप क्या चीज मानेंगे, आप मानेंगे कि ये आपका बिजनेस है और इस पर्सन से आपने कुछ गुड्स खरीद के आए हैं, यानी आप परचेज तो करके आए हैं, ये राम है, और राम से जब आपने गुड्स परचेज किया तो आपने कैश में ना परचेज करके उधार में परचेज किया। आपने उसको बोला 2 या 3 महीने बाद हम पेमेंट कर देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो राम का और एक परचेज का। जैसे आपने ऊपर 2 ट्रांजैक्शन अफेक्ट किए थे, एक परचेज का और एक कैश का, तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं, एक राम का और एक परचेज का। तो चलिए यहाँ 2 ट्रांजैक्शन इफेक्ट कर देते हैं। पहला हो गया राम और दूसरा हो गया परचेज। तो अब आप देख सकते हो कि राम पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो हमने क्या चीज देखी यहाँ पर कि राम है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी, राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, और परचेज जो है वो है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो राम है वो पाने वाला है या देने वाला है। आप हमेशा अपने आप को यहाँ पर खड़ा हुआ समझे और यहाँ पे खड़े हुए देखे सामने कि राम पाने वाला है या देने वाला है। पा तो वो कुछ रहा ही नहीं है क्योंकि हम कैश उसको नहीं दे रहे हैं, अभी फ्यूचर में देंगे, उधार का ट्रांजेक्शन है, अभी तो फ्यूचर में हम उसको पेमेंट करेंगे, तो अभी वो कुछ पा नहीं रहा, वो खाली अभी देने वाला है, अभी वो गुड्स हमें दे रहा है। तो राम हो गया देने वाला, गिवर, ठीक है। और इसके नियम की बात करो परचेज की, तो परचेज है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट बच्चों ये बात बोलता है कि आने वाली वस्तु डेबिट है और जाने वाली क्रेडिट है। देखो ये हमने नियम पढ़ा था, आने वाली डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको ये देखना है कि परचेज आ रहा है या जा रहा है। तो आप डायग्राम देखकर ये बात साफ समझ सकते हैं कि परचेज हमारे पास आ रहा है, तो जो आ रहा है, ये जो आ रहा है ये डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बच्चों किस तरह से हो जाएगी, तो पहले हमेशा डेबिट वाला लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट
और 2 नाम, और नाम के आगे हमेशा पोस्ट ऑफ एस लगाते हैं, और अगर आप पोस्ट ऑफ एस नहीं लगाते तो आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। और मैं बार बार एंट्री के अंदर नरेशन नहीं लिखूंगा। मैंने आपको पिछली एंट्री के अंदर ये बात समझा दी थी कि नरेशन समरी होती है ट्रांजैक्शन की जो हमें लिखनी होती है। अब आइए बच्चों, थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन क्या बोलता है कि मान के चलिए अगर ट्रांजैक्शन इस तरीके से लिखा हो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, यानी नाम भी हो और आगे कैश भी दे रखा हो, तो ये नियम है बच्चों कि हम हमेशा ट्रांजैक्शन को कैश का ट्रांजैक्शन मानते हैं, उधार का ट्रांजैक्शन नहीं मानते। तो इस बात को भी बच्चों नोट के रूप में लिख लो, डालो हाथ का निशान और लिखो इफ नेम एंड कैश both are given, if name and cash both are given, then transaction assumed to be cash transaction, assumed to be transaction in cash, यानी कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, आप ऐसा अज्यूम करोगे, यानी हम पैसे देकर आए हैं और गुड्स खरीद के आए हैं। तो यानी अगर आप डायग्राम इसका बनाएं तो वो इस तरीके से ही बनेगा डायग्राम। ये आपका है बिजनेस, और इस बिजनेस के अंदर ये पर्टिकुलर पर्सन है जिससे आप गुड्स खरीद कर आ रहे हैं, ठीक है, परचेज कर आ रहे हैं, और आप उसको कैश भी पेमेंट कर आ रहे हैं, ठीक है, हम उसको कैश भी पेमेंट करके आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपका ट्रांजेक्शन कैश में है। तो ऐसे केस के अंदर नेम इग्नोर कर देते हैं और कैश को कंसिडर करते हैं। तो आपके दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा परचेज और दूसरा हो जाएगा आपके पास ट्रांजैक्शन कैश का। तो परचेज वही रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में रियल का नियम लग जाएगा। रियल का नियम कहता है कि जो आने वाली वस्तु है वो डेबिट हो जाएगी और जो जाने वाली वस्तु है वो क्रेडिट हो जाएगी। और एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपने यहाँ पर इस तरीके से एंट्री कर डाली 300 की। और मान के चलिए बच्चों, अगर गुड्स, कई बार ऐसा ट्रांजैक्शन भी होता है, इस तरीके का ट्रांजैक्शन हमको दे रखा होता है कि केवल परचेज गुड्स लिखकर छोड़ देते हैं और आगे ना तो नाम होता है ना कैश होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर ट्रांजैक्शन आ जाता है बच्चों, तो आप उसको कैश का ही ट्रांजैक्शन मानेंगे और आप मानेंगे कि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, परचेज हमारे पास आ रहा है, वो डेबिट हो जाएगा और कैश आपके हाथ से जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपका आगे कैश नहीं लिखा हुआ, उसके बावजूद भी आप कैश ही मानेंगे उसको। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नंबर 5, अब आप देखिए बच्चों, जैसे हमने परचेज के ट्रांजैक्शन किए ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शन में आपको सेल्स के कराऊंगा। तो अब आप देखिए गुड्स सोल्ड इन कैश रुपीज 500। मान के चलिए अब आपने गुड्स सोल्ड किया कैश के अंदर, तो इसमें दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो जाएंगे, एक सेल्स और दूसरा हो जाएगा कैश। अब हम बिना डायग्राम के बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक हो गया गुड्स सेल्स और एक हो गया कैश। अगर मैंने गुड्स सोल्ड आउट किए, मान के चलिए गुड्स है, मैंने सोल्ड आउट किया, मैंने किसी को दे दिया, ठीक है, तो गुड्स मेरे हाथ से जा रहा है, रियल अकाउंट है। विजुअलाइज करें अपने माइंड में कि गुड्स आपके हाथ से जा रहा है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में जो चीज जाती है वो क्रेडिट होती है, और जिसको हमने गुड्स बेचे हैं वो आपको क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जानी है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है और सेल्स आपके हाथ से जा रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो जाएगी एंट्री 500 से, और ये भी एंट्री 500 से हो जाएगी। तो देखा आपने कुछ ट्रांजैक्शन किस तरीके से है। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन में आगे और कंटिन्यू करूंगा, जिससे धीरे धीरे आप यूज टू होने लगो, आपको पता लगने लगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो चलिए सोल्ड गुड्स के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स अपन देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे इससे और आगे की। तो देखिए क्या चीज है इसके अंदर, क्या बात बोलते हैं इसके अंदर, बोलते हैं आगे हमने जो ट्रांजैक्शन कर लिए थे अब तक के, वो किए थे 5th नंबर तक का ट्रांजैक्शन कर दिया था, और अब हम बात करने जा रहे हैं आगे की 6th नंबर के ट्रांजैक्शन की। और अगर मैं आपको बोलूं गुड्स सोल्ड टू भवानी, गुड्स सोल्ड टू भवानी रुपीज 600। अगर आपने भवानी को सोल्ड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है आगे नेम लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ,
तो आप इस ट्रांजेक्शन को भी क्या मानने वाले हैं, उधार का ट्रांजेक्शन मानने वाले हैं। तो सेल्स हो गया और एक हो गया भवानी, ठीक है जी। तो सेल्स है आपका रियल अकाउंट और भवानी है आपका पर्सनल अकाउंट। तो अगर मैं भवानी को सोल्ड आउट कर रहा हूं तो भवानी क्या कर रहा है, भवानी को रिसीव हो रहा है गुड्स, ठीक है, ये रिसीवर है क्योंकि मैंने भवानी को क्या किया, बेचा, मैंने बेचा तो भवानी ने को मिला। मैं अगर गुड्स दे रहा हूं तो भवानी रिसीव कर रहा है, ठीक है। और मेरे हाथ से सेल्स जा रही है, यानी रियल अकाउंट में जो चीज जाती है वो क्रेडिट हो जाएगी और भवानी के पास जा रही है, भवानी पाने वाला हो गया इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी भवानी अकाउंट डेबिट टू भवानीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 600 एंड 600। अब सेम ट्रांजैक्शन और आगे लेते हैं सेल्स के ऊपर, कि सेल्स के अंदर भी मान के चलिए अगर ऐसा दे रखा होता गुड्स सोल्ड टू गौरी इन कैश, गुड्स सोल्ड टू गौरी इन कैश, अगर ये लिखा होता ₹700, तो बच्चों आप क्योंकि कैश भी है और नाम भी है तो आप क्या चीज मानते हैं, हम मानते हैं कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कैश और सेल्स दो अकाउंट अफेक्ट करता, कैश है रियल अकाउंट और सेल्स भी है रियल अकाउंट। तो अगर मैं गौरी को सोल्ड आउट कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है गौरी को गुड्स अगर दे रहा हूं तो उसके बदले में गौरी मुझे क्या दे रही है, कैश दे रही है। तो कैश आ रहा है और सेल्स हमारे हाथ से जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी जो आ रहा है वो डेबिट कर दीजिए क्योंकि डेबिट वाला हम पहले लिखते हैं, और सेल्स आपके हाथ से जा रहा है तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 700। और यहां पर भी सेम बात है, अगर लिखा होता गुड्स सोल्ड, केवल लिखा होता गुड्स सोल्ड ₹800, तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो कैश में ही है और आप एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये 800 हो जाता तो ये भी 800 हो जाता। अब देखिए अब 9th नंबर का ट्रांजैक्शन बच्चों हमारे पास क्या आता है, मान के चलिए मैं बोलूं कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन ₹900। अब आप देखिए मान के चलिए ये मैं हूं, ये हमारा बिजनेस है और ये मोहन है। अगर हम मोहन को कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ये मोहन है और मोहन को अगर मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूं और कुछ ट्रांजैक्शन है नहीं, तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रहे हैं, एक मोहन हो रहा है और दूसरा कैश हो रहा है। अब आप देखिए मोहन है पर्सनल अकाउंट और कैश है रियल अकाउंट। तो जो पर्सनल अकाउंट है वो क्या बात बोलता है कि जो पाने वाला व्यक्ति है वो डेबिट होगा। अब आप देखिए कैश जा रहा है मोहन के पास, तो मोहन कौन हो गया, रिसीवर, और जो रिसीवर हो गया वो डेबिट हो जाएगा। और कैश आपके हाथ से जा रहा है तो रियल अकाउंट ये कहता है कि जो चीज जाती है वो क्रेडिट हो जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगी 900 से और ये भी हो जाएगी 900 से। अब देखो बच्चों अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर 10th नंबर के ट्रांजैक्शन की। जैसे हमने मोहन को पे किया था ऐसे ही ट्रांजैक्शन आता है क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल ₹1000। अब आप जैसे आप मोहन को पे कर रहे थे, लेकिन अब की बार हम क्या काम कर रहे हैं, गोपाल से पैसा रिसीव कर रहे हैं। ये हमारा बिजनेस है और हमारे यहाँ पर, और हम क्या कर रहे हैं, अब गोपाल से पैसा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है जी। आप गोपाल से पैसा रिसीव कर रहे हो, ठीक है जी। कैश आपके पास आ रहा है, किससे आ रहा है, गोपाल से आ रहा है। तो दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो गए, कैश हो गया और एक गोपाल हो गया। तो देखो कैश आपके पास आ रहा है, ठीक है, कैश आपके पास आ रहा है और किससे आ रहा है, गोपाल से आ रहा है। तो गोपाल से अगर कैश आ रहा है तो गोपाल क्या हो गया, गिवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
तो गोपाल गिवर है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है आने वाली वस्तु डेबिट। आपको हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात सीखनी है, तो आपके पास आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, टू गोपाल्स अकाउंट, ये हो जाएगा 1000। तो इस तरीके से आपने कुछ बेसिक एंट्री सीखी कि किस तरीके से हम एंट्री को करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको जो एंट्री सिखाने जा रहा हूं वो है एसेट पर बेस्ड। कैसे? मान के चलिए अगर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज इन कैश, फर्नीचर परचेज इन कैश, तो देखिए बच्चों, यूजुअली जो बच्चों से गलती होती है इस तरीके के ट्रांजैक्शन में, वो कैसे होती है। मैं बोलता हूं फर्नीचर परचेज इन कैश, आप डायग्राम से देखिए, आप यहां पर खड़े हैं, ये आपका बिजनेस है और ये एक फर्नीचर वाला है, इससे आपने फर्नीचर को परचेज कर लिया कैश में। तो यूजुअली बच्चे क्या बोलते हैं, सर देखिए कैश को हम पेमेंट करके आए और परचेज आ रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब आप कोई एसेट्स खरीदते हो तो उस एसेट्स का नाम आता है, ठीक है। यहां तक मैं आपको क्या बोल रहा था, गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, लेकिन यहां पर मैंने आपको नाम दिया है फर्नीचर परचेज। तो इससे बात समझ में आ गई कि फर्नीचर हमारा एसेट्स है। तो जब भी आप एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स का नाम आएगा, परचेज नाम, सेल्स नाम, परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न कब आता है? जब आप गुड्स परचेज करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखवाया भी था मैंने, गुड्स के पार्ट है परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। लेकिन अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, कोई भी एसेट खरीद रहे हैं, तो उस एसेट्स का नाम आएगा। आपका मन बोलेगा कि सर लिखवा दो एक बार, तो मैंने कहा लिखो, एज एंड व्हेन एसेट्स इज परचेज, assets account will be affected, assets का अकाउंट ही अफेक्ट होता है, नॉट परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर आपके दो अकाउंट कौन कौन से क्रिएट हो जाएंगे बच्चों? एक हो जाएगा आपका कैश और दूसरा हो जाएगा फर्नीचर। हालांकि फर्नीचर आपकी एसेट है, ये भी रियल अकाउंट ही है और कैश भी रियल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट है तो रियल का रूल क्या कहता है, आने वाली वस्तु डेबिट है, जाने वाली क्रेडिट है। तो कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट ये कहता है कि आने वाली वस्तु डेबिट है, जाने वाली क्रेडिट है, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो और जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। तो बच्चों एंट्री क्या हो जानी है, डेबिट वाला पहले लिखते हैं, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये हो जाएगा 1100 से, ये भी हो जाएगा 1100 से। अब मान के चलिए बच्चों, यही अगर ट्रांजैक्शन में आपको ऐसे दे देता कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्रीधर, तो यहां पर भी बच्चों वही नियम लगता कि नाम दे रखा है तो दो अकाउंट अफेक्ट होते, एक फर्नीचर और दूसरा श्रीधर। और आप क्या मानते कि हमने उधार में परचेज किया इसलिए श्रीधर का नाम आएगा, तो ये रियल अकाउंट हो जाता, ये पर्सनल अकाउंट हो जाता। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों क्या चीज होनी है, फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, और श्रीधर कौन हो गया, गिवर हो गया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्रीधर। अब आपके मन में एक विचार उठेगा, सर, मैंने कहा बोलो, सर एक बात बताओ, अगर इसके आगे भी इन कैश होता तो हम श्रीधर को इग्नोर करके कैश को कंसीडर कर लेते। हाँ बच्चों, अगर इसके आगे भी नाम होता तो मैं, नाम के आगे कैश होता तो मैं ऐसी स्थिति के अंदर कैश को कंसीडर करता, नेम को कंसीडर नहीं करता। तो चलिए बच्चों, एक ट्रांजैक्शन भी आपको और बताऊंगा। तो वो ट्रांजैक्शन देखो बच्चों क्या बात बोलता है, कई बार देखो इस तरीके के ट्रांजैक्शन आते हैं हमारे पास। जैसे देखिए आप, या मैंने लास्ट ट्रांजैक्शन 12th नंबर का था ना, अब आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 13th नंबर का। कई बार ट्रांजैक्शन बच्चों देखो ऐसे आता है, परचेज गुड्स ₹990 एंड डिस्काउंट ₹10। यानी हमने परचेज तो किया लेकिन उस पर हमें डिस्काउंट मिल गया, तो ये अमाउंट बच्चों डिस्काउंट काटने के बाद है।
हमने परचेज किए, देखो डायग्राम से देखो, हमने गुड्स परचेज किया, ये देखो परचेज किया हमने गुड्स, तो परचेज आपके पास आ रहा है, तो जो परचेज आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 1000 रुपीज का है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट कितने का किया, 990 का, तो आपको फायदा हो गया कितने का, 10 का। तो बच्चों इसमें 3 तरीके के अकाउंट अफेक्ट होते हैं, एक तो परचेज, एक कैश क्योंकि आप कैश भी पेमेंट करके आए हैं, और डिस्काउंट तीसरा हो जाएगा डिस्काउंट। तो बच्चों देखो परचेज हो गया आपका रियल अकाउंट, कैश भी हो गया आपका रियल अकाउंट, और डिस्काउंट हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी। तो नॉमिनल अकाउंट में किस तरीके से नियम लगाते हैं, हम ये देखते हैं जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट कर दो, जितने भी फायदे हैं वो क्रेडिट कर दो। तो देखो परचेज आपके पास आ रहा है, हमने डेबिट कर दिया, कैश आपके पास से जा रहा है, रियल अकाउंट का ये रूल तो कहता है जो आ रहा है डेबिट कर दो, तो जा रहा है क्रेडिट कर दो। और डिस्काउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी एक्सपेंस है उनको आप डेबिट करो, और जो इनकम्स है उनको क्रेडिट करो, जो लॉसेज हैं डेबिट करो। तो एक तरीके का लॉस एक्सपेंस ही तो है डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ देखिए आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, सर यहाँ तो फायदा हुआ ना, तो यहाँ तो इनकम है, मैंने कहा बात ठीक कहते हो, क्योंकि आपने 1000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, उसके अगेंस्ट में 990 दिए, तो यहाँ तो आपका गेन हो गया ना। तो आपका नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहा था, जितने भी गेन होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बच्चों कैसे हो जाएगी, हम तो डेबिट वाला सबसे पहले लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश को आप क्रेडिट लिखोगे और डिस्काउंट को भी क्रेडिट लिखेंगे। हाँ सर ऐसे हो जाता है कि 2 क्रेडिट 1 डेबिट, या 2 डेबिट और 1 क्रेडिट, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे हो जाता है सर, ऐसे ट्रांजेक्शन और कराओ, मैंने कहा बिल्कुल बच्चों ऐसे चीजों की ट्रांजेक्शन की आपको प्रैक्टिस और करा दूंगा मैं, पहले आप इसको समझ लो। तो देखो 990 की आपने पेमेंट की, तो कैश के सामने 990 आ गया, डिस्काउंट कितना हो गया 10, और टोटल मिला के वो कितना हो गया 1000। तो यानी क्रेडिट का टोटल डेबिट से मैच होना चाहिए, और यहाँ पर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक के पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।